नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र। और आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम कोई राजनीति नहीं करते, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। हम ऐसी खबरें आपको दिखाते हैं, बताते हैं जो अमूमन चैनल्स बताना भूल जाते हैं, जो सुर्खियां बनते नहीं हैं, लेकिन वो आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़ी होती हैं। आपकी आमदनी, आपके खर्च, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी रोजी रोटी, हमारी आजीविका से ये खबरें जुड़ी होती हैं। और आजकल चर्चा हो रही है 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की। और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी किश्त दी है। इसमें मजदूरों, किसानों के फायदे की बात की। सरकार ऐसा दावा कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं मिला मजदूरों को, किसानों को। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने पेश करूंगा। और इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणिस मेरे साथ हैं और बहुत तजुर्बा है, पॉलिटिकल एडिटर भी हैं और अर्थशास्त्र बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं। तो अदिति, आम आदमी के लिए देखिए, आजकल हम लाख करोड़, ये ट्रिलियन, जीरो कितनी होती है ये आम आदमी को पता नहीं, पर लाखों करोड़ की हम ऐसे बात कर रहे हैं कि 10, 20, 50, 100 रुपए की बात हो रही हो। अब ये 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज का ऐलान था, मैं दर्शकों को लगातार बता रहा हूं कि सरकार ने पहले से ही 1,70,000 करोड़ तो मजदूरों को, मनरेगा में महिलाओं को 500 दिए, किसी को 2,000, किसी को 2,000, उसमें 9,74,000 करोड़ चले गए थे। और परसों जो पहला राहत पैकेज का ऐलान हुआ उसमें 5,94,000 करोड़, और कल जो घोषणा हुई है उसमें 3,10,000 करोड़ की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर बचा 1,22,000 करोड़। और अभी किसानों को, मजदूरों को और राहत देने की बात है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो हमारा आर्थिक पहिया घूमना ही बंद हो गया है, अभी कॉरपोरेट सेक्टर को, एमएसएमई को छोड़ दो, उसके अलावा कुछ मिला ही नहीं है। तो क्या 20,000 के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे, या अब बाकी बचे 1.25 लाख करोड़ में ही सब कुछ करना होगा सरकार को आज? देखिए, मेरे ख्याल से 2 या 3 चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो जो घोषणाएं हुई हैं वो 3 तरह की घोषणाएं हैं। एक तो कुछ चीज़ों की मियाद बढ़ा दी गई है। उदाहरण के तौर पर, आपको अगर टैक्स देना है तो जाहिर है कि आप इन परिस्थितियों में टैक्स नहीं दे सकते हैं, तो उसकी मियाद बढ़ा दी गई है। उससे सरकार को कुछ नुकसान होगा, लेकिन कितना नुकसान होगा इसका आंकड़ा निश्चित करना मुश्किल है। दूसरी तरह की घोषणाएं हैं जो कि मतलब अगर देखा जाए तो श्रेणी की घोषणाएं हैं, वो संबंधित हैं व्यवस्था से। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में पैसा हो तो आप लोन ले सकते हैं। सरकार ने कई व्यवस्थाएं पहले भी की थी, कई योजनाएं चलाई थी। उन योजनाओं को अब अभी रद्द करने के बजाय उनकी भी मियाद बढ़ा दी गई है। उदाहरण के तौर पर, कल जो हाउसिंग की घोषणा की गई थी, वो सब्सिडाइज्ड हाउसिंग और कंसेशनर, जो आपको जो माइग्रेंट लेबर है या जो डेली वेज लेबर है, उसको मकान आसान किस्तों पर कैसे मिले, वो योजना 2020 तक खत्म होनी थी। 21 मेरे ख्याल से 31 अप्रैल या कुछ इस तरह की डेट थी। उसको बढ़ा के अब अगले साल 2021 तक कर दिया गया है। तो एक श्रेणी घोषणाओं की ये थी। तीसरी थी लोगों की जेब में पैसा डालना, लोगों के हाथ में पैसा देना। ये जो आउटगो है, ये मेरे ख्याल से कायदे से
स्टिमुलस के नाम से जान यही तो मैं समझाना चाहता हूं आपके जरिए अदिति, आम दर्शक को। देखिए, जो सरकार कर रही है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी की सरकार अपनी जेब से खर्च करेगी, आपकी जेब में पैसा देगी। एक है मॉनेटरी पॉलिसी कि आपने रेट कट कर दिए सीआरआर में। दर्शकों को लगातार समझा रहा हूं, हमारे दर्शक नहीं समझ पाते हैं कि भाई कैश रिजर्व रेशो, कुछ पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। रिवर्स रीपो रेट्स में जो बदलाव है, उसके चलते पैसा आना वो आपकी जेब में सीधा नहीं आ रहा है। बड़ा लगता है कि भाई बहुत सारे पैसे की घोषणा कर दी, वो कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। मैं बड़ी देसी भाषा में दर्शकों को समझा रहा हूं, उसमें बड़ा वक्त लगता है। अदिति, आम आदमी के लिए देखिए, आजकल हम लाख करोड़, ये ट्रिलियन, जीरो कितनी होती है ये आम आदमी को पता नहीं, पर लाखों करोड़ की हम ऐसे बात कर रहे हैं कि 10, 20, 50, 100 रुपए की बात हो रही हो। अब ये 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज का ऐलान था, मैं दर्शकों को लगातार बता रहा हूं कि सरकार ने पहले से ही 1,70,000 करोड़ तो मजदूरों को, मनरेगा में महिलाओं को 500 दिए, किसी को 2,000, किसी को 2,000, उसमें 9,74,000 करोड़ चले गए थे। और परसों जो पहला राहत पैकेज का ऐलान हुआ उसमें 5,94,000 करोड़, और कल जो घोषणा हुई है उसमें 3,10,000 करोड़ की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर बचा 1,22,000 करोड़। और अभी किसानों को, मजदूरों को और राहत देने की बात है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो हमारा आर्थिक पहिया घूमना ही बंद हो गया है, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर को, एमएसएमई को छोड़ दो, उसके अलावा कुछ मिला ही नहीं है। तो क्या 20,000 के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे, या अब बाकी बचे 1.25 लाख करोड़ में ही सब कुछ करना होगा सरकार को आज? देखिए, मेरे ख्याल से 2 या 3 चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो जो घोषणाएं हुई हैं वो 3 तरह की घोषणाएं हैं। एक तो कुछ चीजों की मियाद बढ़ा दी गई है। उदाहरण के तौर पर, आपको अगर टैक्स देना है तो जाहिर है कि आप इन परिस्थितियों में टैक्स नहीं दे सकते हैं, तो उसकी मियाद बढ़ा दी गई है। उससे सरकार को कुछ नुकसान होगा, लेकिन कितना नुकसान होगा इसका आंकड़ा निश्चित करना मुश्किल है। दूसरी तरह की घोषणाएं हैं जो कि मतलब अगर देखा जाए तो श्रेणी की घोषणाएं हैं, वो संबंधित हैं व्यवस्था से। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में पैसा हो तो आप लोन ले सकते हैं। सरकार ने कई व्यवस्थाएं पहले भी की थी, कई योजनाएं चलाई थी। उन योजनाओं को अब अभी रद्द करने के बजाय उनकी भी मियाद बढ़ा दी गई है। उदाहरण के तौर पर, कल जो हाउसिंग की घोषणा की गई थी, वो सब्सिडाइज्ड हाउसिंग और कंसेशनर जो आपको जो माइग्रेंट लेबर है या जो डेली वेज लेबर है, उसको मकान आसान किस्तों पर कैसे मिले, वो योजना 2020 तक खत्म होनी थी। 21 मेरे ख्याल से 31 अप्रैल या कुछ इस तरह की डेट थी। उसको बढ़ा के अब अगले साल 2021 तक कर दिया गया है। तो एक श्रेणी घोषणाओं की ये थी। तीसरी थी लोगों की जेब में पैसा डालना, लोगों के हाथ में पैसा देना। ये जो आउटगो है, ये मेरे ख्याल से कायदे से स्टिमुलस के नाम से जान यही तो मैं समझाना चाहता हूं आपके जरिए अदिति, आम दर्शक को। देखिए, जो सरकार कर रही है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी की सरकार अपनी जेब से खर्च करेगी, आपकी जेब में पैसा देगी। एक है मॉनेटरी पॉलिसी कि आपने रेट कट कर दिए सीआरआर में। दर्शकों को लगातार समझा रहा हूं, हमारे दर्शक नहीं समझ पाते हैं कि भाई कैश रिजर्व रेशो, कुछ पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। रिवर्स रीपो रेट्स में जो बदलाव है, उसके चलते पैसा आना वो आपकी जेब में सीधा नहीं आ रहा है। बड़ा लगता है कि भाई बहुत सारे पैसे की घोषणा कर दी, वो कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। मैं बड़ी देसी भाषा में दर्शकों को समझा रहा हूं, उसमें बड़ा वक्त लगता है। अब कल की ही जो आप बात कर रही थी उसे मैं आगे बढ़ाऊं।
कल की जो घोषणा हुई है वो कहने को 3,10,000 करोड़ की है, लेकिन उसमें से 10,000 करोड़ ही आपकी जेब में आएगा। 3,500 करोड़ रुपए जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम किया गया है कि 2 महीने के लिए और आपको 5 किलो अनाज यानी कि चावल या गेहूं और 1 किलो चना मिलेगा, उसमें 3,500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। 1,500 करोड़ रुपए जो आपका थोड़ा इंटरेस्ट सबवेंशन जो शिशु लोन्स हैं मुद्रा के तहत, उसमें हो जाएगा। 5,000 करोड़ आप जो अभी लोन का जिक्र कर रही थी, 2017 से जो व्यवस्था चल रही है लो कॉस्ट हाउसिंग की, उसमें 5,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में आ सकते हैं। तो कहने को 3,10,000 करोड़ रुपए दे दिए सरकार ने, लेकिन दरअसल आपकी जेब में आ रहे हैं 10,000 करोड़। और पहली किस्त जो थी 5,94,000 करोड़ की, उसमें भी 40,000 करोड़ से ऊपर कोई आंकड़ा नहीं बन रहा है जो लोगों की जेब में जाएगा। बाकी तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फ्यूचर प्रोजेक्शंस तो हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा ये भी सवाल है। ईपीएफ में उदाहरण के तौर पर आपको अब इंटरेस्ट आपको अपना कंट्रीब्यूशन कम देना पड़ेगा। हाँ, 12 की जगह 10। हाँ, तो ये अटकल इसमें ये लगाई जाएगी कि चूंकि 2% कम देना पड़ रहा है, इसीलिए वो 2% आपके अकाउंट में जाने के बजाय आपके हाथ में आएगा। आप उस 2% को खर्च करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा और एक तरह से पूरा इंजन फिर से चालू हो जाएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सबको समझ में आती है अदिति, पर वो इंजन अगर चालू करना था, वो वैसे फर्स्ट गियर में फंसा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का हमारा इंजन, उस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। बेहतर ये नहीं होता कि आप सीधे जेब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप 5,000 करिए या 7,500, अलग अलग आंकड़े हैं, वो सरकार तय कर सकती है, सरकार का अख्तियार है। उससे बेहतर नहीं होता क्या? अब आप किसानों को कल कह दिया कि भाई आप 2 लाख करोड़ हम आपको दे देंगे। यहां पर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लूं, गन्ना कट रहा है, आखिरी चरण में है गन्ने की कटाई, 16,000 करोड़ तो बकाया है, 14 दिन में वो पैसे मिलने होते हैं। जेब में पैसे नहीं आएंगे तो मैं कंजम्पशन कैसे करूंगा, उससे डिमांड कैसे बढ़ेगी? जरूरत वहां पर है कि आप कर्ज को ही कोरोना के मर्ज की दवा मान रहे। नहीं, मेरे ख्याल से 2 तरह की चीजें हैं। एक तो ये तो सर्वविदित है कि हमारे देश में सबके पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है, और जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है उनके पास भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं है। हमारे देश में आधार कार्ड सबके पास नहीं है, यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, तो उन लोगों का कौन ध्यान रखेगा? पहली बात। सरकार ने इससे इनकार करना मुश्किल है कि सरकार ने 2-3 चीजें की हैं जो बहुत पहले हो सकती थी। हाँ। जिससे कि फर्क पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, और ये बहुत ही बड़ी सालों से काम चल रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड जनवरी में रामविलास पासवान ने कहा था 16 स्टेट्स में तो हमने लागू कर दिया। कल उसे बड़े गाजे बाजे के साथ पेश किया गया है कि नई चीज की जा रही है। तो अगर इस तरह की ये व्यवस्था से संबंधित चीजें, इसका स्टिमुलस से कुछ लेना देना नहीं है। और मेरे ख्याल से हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि बड़े उद्योग के लिए किस तरह का स्टिमुलस मिल रहा है। और यहाँ पर एमएसएमई की भी बात करें, आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 3 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है एमएसएमईज को, और कहा गया कि इससे फिर से एमएसएमई जो लगभग 29% हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करते हैं, 11 करोड़ लोग वहाँ पर काम करते हैं, और अच्छी चीज़ बताई जा रही थी और अच्छी चीज़ है। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन अब सामने आ रहा है मैम, नितिन गडकरी खुद कह रहे हैं कि 31 मार्च 2020 तक एमएसएमईज को जो ड्यू है, मतलब वो कुछ काम करते हैं, सरकार को जो उनको पैसे देने हैं वो 4,95,000 करोड़ हैं। सरकार की देनदारी है। अभी आप लोन तो दे रहे हैं और अच्छा किया दिया आपने, लेकिन खबर अब यह भी आ रही है 4,95,000 करोड़, लगभग 5 लाख करोड़ तो पहले से ही ड्यू है। एमएसई मांग रहा था भैया हमें दे दो, हमने काम कर दिया। आपकी बात एकदम सही है, और मतलब
ये तो सरकार को अब मतलब ज्ञात हुआ है कि हमने इनको पैसे नहीं दिए हैं, काम किया है इन्होंने और पैसे नहीं दिए हैं, इनको देने चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है हमारे जैसे देश में। लेकिन सवाल ये है कि जो हो गया सो हो गया। अब आगे आने वाले समय में एमएसएमई एक तरह से आईसीयू पर है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। और अगर हम इसको फौरन राहत नहीं देंगे तो न केवल एमएसएमई बंद होगा, अपना बिजनेस बंद हो जाएगा। पहले वो सोचेगा कि हम उद्योग मतलब एमएसएमई का मालिक सोचेगा कि पहले हम वर्कर्स को बर्खास्त करो, फिर उसके बाद सोचेगा कि भैया मेरे से तो चल नहीं रहा है, कल को बैंकरप्सी हो जाएगी, बिजनेस ही बंद कर दो। आज के इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है, वी हैव जॉब्स, गिव अस वर्कर्स। एफएमसीजी टू गवर्नमेंट। एफएमसीजी जो हमारे दर्शक नहीं समझते, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये टीवी, फ्रिज, जो सामान जल्द जो चलता है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है। इसमें टूथपेस्ट और जो हम रोज़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैम जो खबर आ रही है यहाँ पर, बड़े दिलचस्प आंकड़े कुछ दिए गए हैं। 4,20,000 करोड़ का कुल मिलाकर माल का उत्पादन करता है एफएमसीजी सेक्टर। अब ये कह रहे हैं, और इसमें कौन कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, पेप्सी, पार्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, ये सब कह रहे हैं कि नौकरी हैं, हमें कर्मचारी, हमें मजदूर दे दो। तो आज की तारीख में हम कैच 22 में भी आ गए। मजदूर घर वापस जाना चाह रहे हैं, वो अपने गांव, अपने देश जाना चाह रहे हैं, देश मतलब अपने सूबे में जाना चाह रहे हैं। और फैक्ट्रियां कह रही हैं अब खोल रहे हो तो हमारे पास मजदूर नहीं है। ये हम फंस गए हैं क्या थोड़ा? देखिए, मेरे ख्याल से ये लाजमी है कि जब आदमी के सामने संकट आता है तो उसका पहला ख्याल होता है कि मैं अपने घर बार को कैसे ठीक रखूं। अब जाहिर है कि ये लोग दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में जगह जगह काम करते हैं। सरकार को चाहिए था कि पहले ही इसको एंटिसिपेट करके और इनके लिए सबसे पहले व्यवस्था करे, क्योंकि ये लोग अपने घर से अलग हैं, दूर हैं, बिछड़े हुए हैं। अब उस समय किसी को ये मेरे ख्याल से या तो ये पता नहीं लगा या सोचा नहीं लोगों ने, लेकिन ये लोग जो थे वो एक तरह से सौतेले बच्चे की तरह हो गए। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं मैम कि देखिए लोग जा रहे हैं कल की किस्त में कि भाई मजदूरों के लिए, आप ये बता रहे हैं कि नहीं हम 182 से 202 रुपए हमने मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए हैं मनरेगा में, हमने 2,33,00,000 लोगों को मनरेगा में मई में दे दिया, ये 40 से 50% इजाफा हो गया। पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि मई में लॉकडाउन में, घर बंदी में कहाँ तो ये जॉब्स क्रिएट हो गए, इतने मैन आवर्स कैसे क्रिएट हो गए? और इनकी जेब में दरअसल इन्हें पैसे चाहिए ना मैम, कि इनके खाते में 5-7 हज़ार रुपए आ जाएंगे तो आपने सूरत, अहमदाबाद, वो गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी वर्कर है वो घर नहीं जाएगा, वो कहेगा बैठा रहता हूं, अभी मेरी नौकरी फिर से चालू हो जाएगी, पर उसकी जेब में कुछ पैसा नहीं आएगा, पहले वो घर ही जाएगा, वो इंतजार नहीं करेगा कि भाई कब मेरी दिहाड़ी शुरू होगी। हाँ, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो पहली बात तो उसके पास कैश नहीं था, इसीलिए वो अपना भाड़ा नहीं दे पाया, अपना रेंट नहीं दे पाया, खाने के लिए लाले पड़ गए। तो एक बात तो ये निश्चित रूप से, और घर जाके फिर घर में खर्चा नहीं के बराबर होता है। एक परिवार है, थोड़ा सा उगाने के लिए जमीन है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा वहां पर घर पे, और किराया देना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अंततः अगर आप देखें तो जो लोग विदेश में हैं वो लोग मतलब 2 गुना 3 गुना किराया दे के भी वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, अपने परिवार को देखना चाहते हैं कि सब चीज ठीक है कि नहीं है। हमारे देश में ऐसा है। परिवार एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण अंग है हमारे रहन सहन का, हमारे अस्तित्व का। तो उसको आप नकार नहीं सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग चले गए हैं, अब क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे? यदि वापस आएंगे तो क्या सरकार ने इनके बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? अगर सरकार ने नहीं सोचा है तो अब क्या सोच रही है? इनके लिए क्या तो जेब में पैसा होगा तो वो रुक जाएंगे,
वो अपने गांव, अपने राज्य नहीं जाएंगे। ये तो बात है ना भाई, किसानों नहीं के लिए संदीप, भी। हम हर जगह ये बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक ने ये कहा कि हम आपकी, जहां आप हैं हम आपकी वही व्यवस्था करेंगे, आपको तनख्वाह देंगे, आपको पैसा, खाने के लिए पैसा मिलेगा, सब कुछ करेंगे हम। लेकिन फिर भी श्रमिकों ने वहां पर कहा कि नहीं, ये हमें गवारा नहीं है, आप हाँ, हमको हमारे ट्रेन की बिल्कुल ठीक कह व्यवस्था रही हैं। कीजिए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से इसके साथ इसमें लॉजिक नहीं चलती है, इसमें बहस करना बहुत, ये एक इमोशनल चीज है, इस पे बहस नहीं कर सकते नहीं हम। नहीं, इसमें बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, संकट काल है हाँ अदिति, और संक्रमण काल है, और हाँ, कोरोना कोई सरकार तो लेकर नहीं आई है, लेकिन करेक्ट, सरकारें होती किस लिए हैं? समस्या आई है तो उसका निवारण एकदम हो, ठीक कह रहे हैं और आप जी। इसीलिए हम सवाल पूछते हैं। जी ये कोई यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं है, पर ये सवाल हैं जो उठाए जाने चाहिए। आजकल हाँ सवाल कम उठाए जा रहे हैं, हाँ पर हम सवाल उठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। एक और आज की मैम हेडलाइन है, मैन्युफैक्चरिंग इंजन ऑन बट स्टक इन फर्स्ट गियर। यानी कि इंजन तो चालू है लेकिन पहले गियर में ही फंसा हुआ है। और ये क्यों? क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स हैं, हाँ। क्योंकि अब अभी कुछ भी चीज पुख्ता तरीके से कहीं नहीं जा सकती। अभी तो हमें ये नहीं मालूम कि ये कोरोना संक्रमण कितने दिन चलेगा। अब तो करेक्ट, चैनल भी मैम थक गए हैं। नहीं तो सबसे पहले पहली हेडलाइन लगातार पिछले 1 महीने से थी, आज आंकड़ा इतना, आज आंकड़ा इतना, आज आंकड़ा इतना। अब हम चीन से भी आगे जा रहे हैं, 80,000 भी आंकड़ा पार कर रहा है। अब आंकड़ेबाजी कि कितने मरीज हो गए, कितना संक्रमण और बढ़ गया, उस पर बात थोड़ी कम होने लगी है। यानी कि ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारा न्यू नॉर्मल है, हमें इसके साथ जीना होगा। लड़ने की बात अब खत्म हो गई, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो ऐसे में अगर मैन्युफैक्चरिंग इंजन फर्स्ट गियर में फंसा हुआ है, और वो कैसे, ये बात हमें दर्शकों को समझानी होगी। स्टील की डिमांड 91% गोता खा गई है, 91%। क्रूड स्टील लगभग 70%। सीमेंट की वॉल्यूम्स में 20% की गिरावट आ गई है। और ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब कहीं भी आप बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं पा रही है। पीएमआई इंडेक्स आप जानती हैं, और मैं लगातार दर्शकों को बता रहा हूं, वो 15 साल पहले इजाद हुआ था, 15 साल के स्तर पर आ गया, 15 साल पहले के स्तर पर। तो इसको किक स्टार्ट करना होगा। एंड कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन मैम, अब 1,22,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ एमएसएमई से की बात नहीं है, मैं लार्ज कॉरपोरेशंस की बात कर रहा हूं, उनको भी कहीं ना कहीं बेल आउट पैकेज की जरूरत है। मेरे ख्याल से डायरेक्टली बिना किसी इंटरमीडियरी के बड़ी इंडस्ट्री को सरकार पैसा दे, ये सरकार उचित नहीं मानेगी, और होना भी नहीं चाहिए। इनके पास कैपिटल है, इनके पास क्रेडिट है, और मतलब अगर परेशानी बहुत ज़्यादा हुई तो इनके पास वो संसाधन है, वो सामर्थ्य है कि वो पैसा इधर उधर से करके इकट्ठा कर सके। मेरे ख्याल से सरकार का रोल ये यहाँ तक लिमिटेड है कि परिस्थितियाँ कैसे ठीक की जाएं ताकि ये लोग अपना काम कर सके। और इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन। यदि आप ट्रेन नहीं चलाएंगे तो जो मजदूर आपके वर्कफोर्स के थे जो कि घर चले गए हैं, वो वापस कैसे आएंगे और आपके यहाँ काम कैसे करेंगे? चीन में अगर देखा जाए तो जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि अगर आप किसी ट्रेन में चढ़ेंगे या किसी मेट्रो में चढ़ेंगे तो वहाँ पर हर स्टेशन पर बहुत सारे पुलिस वाले आपको चेक करेंगे, और यदि आपको ज़रा भी टेम्परेचर लेके ज़रा भी टेम्परेचर है तो आपको उसी समय एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया जाएगा। हमारे देश में पता नहीं ये संभव है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि हमारे देश में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके इसका ध्यान रखे, सरकार को वो परिस्थितियाँ बनानी पड़ेंगी कि जिससे कि इन लोगों का आना जाना थोड़ा आसान हो पाए। एक और अहम खबर है, नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी है, जो कंसल्टेंट हैं अपनी कंपनीज में, अलग अलग जगह जहां कंसल्टेंट हैं।
अब सरकार ने देखिए 2 दिन पहले जो घोषणा हुई थी कि टीडीएस में 25% की कमी होगी। अगर आप 100 रुपये का टीडीएस दे रहे थे, अब 75 रुपये का देंगे। अब आज ये क्लैरिफिकेशन आ गई है, इस पर थोड़ा संशय हो रहा था। जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है और ये आप ही के अखबार में आज हेडलाइन भी है, सैलरीड एक्सक्लूडेड फ्रॉम टीडीएस टू अवॉइड कोट अनकोट टैक्स बर्डन। मोटी मोटी खबर ये है कि भाई आपको फ़ायदा नहीं होगा अगर आप कंसल्टेंट हैं इस टीडीएस में 25% कटौती के चलते, क्योंकि अंत में जितना आपका टैक्स इंसिडेंस बनता है, आप 30% स्लैब में या 20% में, वो तो देना ही देना होगा। अभी टीडीएस कट के नहीं भी आएगा तो बाद में आपको एक मुश्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। तो एक खुशखबरी जो सैलरीड कंसल्टेंट्स मान रहे थे वो दरअसल खुशखबरी नहीं है। अब इस बात की पूरी क्लैरिफिकेशन आ गई है। हाँ, ये इसका इंतजार भी था क्योंकि काफी कंफ्यूजन था। हाँ। आपका इनकम टैक्स कुछ बनता है, यदि आपका टीडीएस आप सरकार को पहले ही दे रहे हैं तो वाई बनता है। अगर आपका टीडीएस नहीं कटेगा तो जाहिर है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी और उसके चलते फिर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता। मेरे ख्याल से ये सोच के सरकार ने ये कहा है कि सैलरी क्लास को जो टीडीएस देना होता है वो वैसे का वैसे ही बरकरार रहेगा, जहां तक मेरी समझ है। एक और खबर, और आप इस पर आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। यू मैरिड टू अ वेरी प्राउड फौजी एंड यू ऑल्सो अ प्राउड फौजी, अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप फौजी परिवार से ही जुड़ी हुई हैं। तो मैम, कल मैंने खबर दिखाई थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कैंटीन्स हैं दे विल गो लोकल, मतलब वहाँ पर 1 जून से अब हमारे लोकल ब्रांड्स ही बिकेंगे। उसमें 2800 करोड़ रुपए का टोटल मतलब वहाँ पर माल बिकता है। पर अब खबर ये आ रही है कि सीडीएस जो आर्मी कैंटीन्स हैं वहाँ पर भी अब मन बनाया जा रहा है कि लोकल सामान ही बिकेंगे। अब ये लोकल को वोकल बनाना और इस पर इतना नैरेटिव सेट करना, क्या ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है? आज की तारीख में आप कोलगेट इस्तेमाल करती हैं या जो शैम्पू या जो साबुन, हमाम भी दरअसल कहने को वो एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है, तो उसको हम विदेशी मान ले क्या? या ये सारे मल्टीनेशनल यहाँ पर भारत में आकर बनाने लगे हैं, इंडिया में प्लांट्स हैं, इंडियंस को एम्प्लॉय करते हैं, वो बेसिकली इंडियन हो चुके हैं। ये हम खामखा का बतंगड़ बना रहे हैं क्या? देखिए, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज पर और मेरे ख्याल से किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है कि लोकल क्या है और ग्लोबल क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर आप भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा देखें तो जो हम बाहर से खरीदते हैं उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट, मतलब जिसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करते हैं, वो सबसे बड़ा बाय वैल्यू तेल है। जाहिर है 80% तेल भारत में जो इस्तेमाल होता है वो विदेश से आता है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि 2 नंबर पर कौन सा आइटम है? 2 नंबर पर मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स हैं। और टीवी भी जोड़ दो, 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां बना रही हैं जो हमारी जिंदगी में उसके बिना जिंदगी ना चले। आप ठीक कह रहे हैं, एक भी लैपटॉप नहीं बनता है। हाँ। और अगर मोबाइल भी होता है तो वो असेंबल होता है। हमारे देश में तो लोकल कोई मोबाइल नहीं बनता है। बिल्कुल। तो इसमें कौन सा लोकल है कौन सा नहीं है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। और नहीं, और जब ऐसे वक्त में मैम दुनिया भर में चीन के खिलाफ एक मूवमेंट सी शुरू हो गई है, चीन को लेकर एक अवर्जन हो गई है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब था, वहां से कंपनियां निकल रही हैं, तो मैम मैं ये सवाल पूछ रहा था कि सारी दुनिया में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जो चीन में कंपनियां काम कर रही थी वो वहां से निकलना चाहती हैं जी। तो वियतनाम सबसे नंबर 1 पर आया हुआ है, वियतनाम फर्स्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, बांग्लादेश की बात है, मेक्सिको की बात है। तो ऐसे में हम लोकल करेंगे, भाई हमारे पास भी आने चाहिए ना, ये डेस्टिनेशन है ना हम उन कंपनियों के लिए, या कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे हम? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम मोबाइल फोन क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि मोबाइल फोन का जो सबसे अहम हिस्सा है वो चीन
बहुत ज्यादा सस्ते में बना के हमें देता है। तो जाहिर है कि हम अपना खर्चा क्यों करें उन कंपोनेंट्स के लिए जो कि विदेशों में ज्यादा सस्ते हैं। और जाहिर है कि अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने देश में बनाएंगे तो आप अनकॉम्पिटिटिव होंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इस्तेमाल करके फिर उसको दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए तेल, अगर आप उसको बाहर से चीजें नहीं लाएंगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो, और जो ज्यादा महंगी होगी तो आप विदेशी मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो ये दोनों तीनों चीजें हैं। अब पता नहीं इसको सरकार कैसे रिजॉल्व करेगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और फिर अगर आप बहुत ज्यादा लोकल लोकल करेंगे तो और देश भी कहेंगे कि नहीं जी, हमें तो आपसे कुछ चाहिए नहीं, जब आप हमारी Exactly. चीज नहीं लेते हैं तो हम आपसे क्यों खरीदें। इसीलिए पीयूष गोयल को अब सामने आना पड़ा है और वो कह रहे हैं लोकल का मतलब ये नहीं है कि हम इंटरनेशनल नहीं होंगे या हम बिल्कुल इनवर्ड लुकिंग हो जाएंगे। अदिति फडणवीस, आपने वक्त निकाला और आज की अहम खबरों पर विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का मनी मंत्र। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।